नमस्कार। साहित्य यात्रा के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के संस्करण में हम बातचीत करने जा रहे हैं अपने समय के महत्वपूर्ण साहित्यकार जितेंद्र ठाकुर जी से। जितेंद्र ठाकुर जी, आपका साहित्य यात्रा के इस मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद कि आपको उत्तराखंड सरकार का जो सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है साहित्य भूषण, वो अभी इस महीने की ये मार्च की 30 तारीख को वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदान किया है। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। क्या लगता है ठाकुर जी, जो ये सम्मान होते हैं साहित्यकार को दिए जाते हैं, इससे किसी साहित्यकार की रचनात्मक गति बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? अन्यथा इन सम्मानों का कितना महत्व आप आंकते हैं? ये सवाल आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस समय शुरुआत आपसे बातचीत की यहीं से होनी चाहिए। आपका जवाब। जी, दरअसल मैंने जीवन के 55 वर्ष जी साहित्य को दिए हैं। 55 वर्ष बाद किसी सम्मान का मिलना गति को बढ़ाने या न बढ़ाने में कोई विशेष भूमिका नहीं निभाता। क्या बात है। हाँ, जो युवावस्था में लोग हैं उनको जब सम्मान मिलता है तो निश्चित रूप से उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है और वो दुगनी गति से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए इस आयु में जाके या इतने वर्ष लिखने के बाद पुरस्कार से ज़्यादा हमारे लिए पाठक महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं जी। क्योंकि हम पाठक से जुड़ जाते हैं, हमारी खुशियाँ, हमारे जो संवेदनाएं हैं वो सीधी पाठक से जुड़ जाती हैं। हाँ, पुरस्कार मिलता है, अच्छा लगता है, मगर पाठक हमें मिले वो हमें उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या बात है। जितेंद्र ठाकुर जी, आपने जो एक तरह से मांग ही आपके इस तरह से कही जानी चाहिए कि नवोदित लेखकों को भी ये पुरस्कार मिलने चाहिए। मैं देख रहा था इसी आयोजन में कि अभी भाषा संस्थान ही जिस आयोजन में आपको भी सम्मानित किया गया, उसमें कुछ नवोदित लेखकों को भी उन्होंने विशेष रूप से सम्मानित किया। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो हमारे प्रयास हैं वो नई पीढ़ी को भी साहित्य के प्रति जी कुछ बहुत ज़रूरी ये भाषा संस्थान ने बहुत अच्छा काम किया। जो नए लेखकों को, उदीयमान लेखकों को, नवोदित लेखकों को पुरस्कार दिए, सम्मानित किया और उनके अंदर एक भविष्य के लिए साहित्य का बीजारोपण किया कि वो भविष्य में अब साहित्य को और ज़्यादा ऊर्जा के साथ अपना कुछ दे पाएंगे जी। ठाकुर जी, क्योंकि प्रोग्राम ही साहित्य यात्रा है, तो आपसे एक ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि आपने कहा कि 55 साल, अगर मैं ठीक से सुन पाया तो, आपके कुल रचनात्मक जीवन को हो गए हैं। इस दौर की जो पूरी साहित्य यात्रा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? ख़ासकर वो लोग जो अतीत में उस दौर में आपके साथ थे, उनमें से कितने लोग अब हैं कि नहीं हैं? हाँ जी नोटियाल जी, देखिए, जो ये साहित्य यात्रा है, अगर ये बहुत कुछ देती है तो बहुत कुछ ले भी लेती है। क्या बात है। क्योंकि जीवन की छोटी छोटी खुशियाँ हम अपनी इस साधना को आहूत कर देते हैं। वो समय जो हम अपने बूढ़े माता पिता के साथ बैठ सकते हैं वो हम साहित्य को दे देते हैं। वो समय जो पत्नी और बच्चों के साथ गुजार सकते हैं वो साहित्य को दे देते हैं। इस तरह छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं जीवन की, वो हम खो देते हैं और हमें पता नहीं चलता। वो पता तब चलता है जब समय बीत जाता है और हम चाह कर भी उन खुशियों को फिर पा नहीं सकते। अब मुझे ये पुरस्कार मिला तो ना इसका स्वागत करने के लिए मेरे साथ मेरे बूढ़े माता पिता थे, ना मेरी पत्नी थी, बच्चे अपनी उड़ान पे चले गए थे। तो सूने घर में एक पुरस्कार ले जाकर आप समझिए कि मैं कितना
आहत हुआ होगा या कितनी पुरानी यादें मेरे को आई होंगी। तो मगर जिस समय हम लिखते हैं उस समय किसी पुरस्कार, किसी सम्मान की कामना हमारे अंदर नहीं होती। 3 ऐसे सोपान होते हैं जो उस समय हमें खुशी देते हैं। पहला सोपान, जब हम रचना पूरी कर लेते हैं लिखकर, तो हमें एक खुशी की अनुभूति होती है जी। दूसरा सोपान, जब वो रचना किसी पत्रिका में छपकर आती है तो फिर हमें एक खुशी की अनुभूति होती है। और तीसरा सोपान, जब पाठकों की प्रतिक्रिया आती है तो हमें लगता है कि हमारा लिखना सफल हो गया। क्या बात है। उस समय इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि हमें कोई बड़ी खुशी के लिए लिख रहे हैं या हम बड़ी पुरस्कार के लिए लिख रहे हैं या बड़े मान सम्मान के लिए लिख रहे हैं। उस समय हम लिखते हैं अपने को अभिव्यक्त करने के लिए और अपनी बात को पाठक तक पहुंचाने के लिए। इससे ज़्यादा कोई उद्देश्य उस समय हमारा नहीं होता। जितेन ठाकुर जी, इस बातचीत में जो आपकी तरफ से एक बात जुड़ी वो ये कि ये ठीक है कि वो आपका व्यक्तिगत जीवन है कि कितने लोग उसको सेलिब्रेट कर पाए कि नहीं कर पाए, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जितेन ठाकुर का एक इतना बड़ा पाठक वर्ग है, इतने ज़्यादा शुभचिंतक हैं कि साहित्य भूषण सम्मान मिलने पर हम सभी लोगों ने एक तरह से उत्साह और उत्साहपूर्वक उसको सेलिब्रेट किया है। तो आप इस पूरी खुशी में उन सभी पाठकों को, सभी मित्रों को भी ज़रूर शामिल कीजिए। निश्चित रूप से इस बात को मैंने महसूस किया कि इसकी खुशी मेरे मित्रों को, मेरे सहधर्मियों को और मेरे साथ के लोगों को बहुत हुई है। और उससे आप समझिए कि मेरा अंतस भीग गया है। क्या बात है। मगर जो खोया, हाँ, उसका थोड़ा सा चुभन बिल्कुल बनी रहती है। बिल्कुल वो स्वाभाविक है। और फिर आप जैसे बहुत भावुक मनुष्य के लिए तो और भी मुश्किल होता है। लेकिन ठाकुर जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल था कि साहित्य यात्रा जब शुरू की थी तब का दौर, उस दौर के लोग, और आज भी आप निरंतर सक्रिय हैं, क्या कुछ अंतर पाते हैं? उस समय कौन लोग थे, आज खासकर नई पीढ़ी जब हम लोग आपके साथ बैठते हैं तो ये कभी महसूस ही नहीं होता कि हम एक इतने वरिष्ठ लेखक के साथ बैठे हैं, लगता है कि जैसे हमारे ही सखा हैं। तो क्या अंतर पाते हैं? जब आप समझिए कि लिखना तो खैर 55 साल पहले शुरू हो गया था जी, पर राष्ट्रीय फलक पर जो मेरी उपस्थिति दर्ज हुई वो 1975 में हुई, जब धर्मयुग में मेरी कविताएं स्वीकृत हुई और धर्मवीर भारती उसके संपादक हुआ करते बिल्कुल थे। ठीक है। उसके बाद वो निरंतरता बनी रही और 1978 में कहानी मेरी सारिका में आई जी तो फिर वो निरंतरता जो है वो बनी रही जी। और आप समझिए राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, प्रभाकर क्षोत्रिय और शरद जोशी जी इन सब के संपादन में मुझे प्रकाशित होने का मौका मिला। जी और मैंने देखा, आज मैं देखता हूँ आज के जो युवा संपादक आ गए हैं कई जगह पे, वो न तो रचना को छापने से पहले आपको पता देते हैं और न इस बात का पता देते हैं कि कब आपकी रचना छपेगी जी। जबकि ये जितने भी बड़े नाम मैंने लिए हैं, ये जितने भी संपादक थे, ये अपने हाथ से लिखकर आपको सूचित करते थे कि आपकी रचना स्वीकृत हो गई है या इस रचना में ये चीज़ आप सुधार दीजिए या आपकी रचना कब आने वाली है। तो इस तरीके का एक डेडिकेशन, एक समर्पण जो उस समय हमें इन संपादकों में देखने को मिलता था, वो आज के संपादकों में देखने को नहीं मिलता। क्या वजह है? अब वजह ये हो सकती है कि उस समय लिखने वाले शायद इतनी मात्रा में न रहे हों, इतनी संख्या में न रहे हों जितने कि अब हो गए हैं जी। और उनके पास इतना दबाव हो गया है कि वो जवाब नहीं दे पा रहे। या दूसरी वजह ये हो गई है कि संपादक
अपने को लेखक से ऊपर समझने लगा है, जी, ये ज़्यादा संभावना है। जबकि हकीकत ये है हम्म, कि अगर लेखक है तो संपादक के लिए, संपादक को अपनी पत्रिका के लिए सामग्री मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। अगर लेखक है तो प्रकाशक को अपनी पुस्तक के लिए सामग्री मिलेगी, बिल्कुल। और अगर लेखक है तो आलोचक को चर्चा के लिए सामग्री मिलेगी। अगर लेखक लिख ही नहीं रहा है तो आप कैसे पत्रिका छाप लेंगे, क्या प्रकाशित कर लेंगे और क्या आलोचना कर लेंगे? और पाठक कहाँ जाएगा? पाठक कहाँ जाएगा? मगर आप लेखक को हेय समझकर अपने को यदि श्रेष्ठ समझते हैं तो ये आपका भ्रम है। मगर इसमें दिक्कत जो आई है वो ये आई है कि इधर एक बड़ा वर्ग ऐसा आ गया है जो मेरिट पे सामने आने से कतराता है जी, और वो जानता है कि वो मेरिट पे सामने नहीं आ पाएगा, तो वो इन संपादकों, आलोचकों और प्रकाशकों की चिरौरी करता है और उससे लेखकीय स्वाभिमान आहत होता है। और ये लोग समझ के ये मानकर चलते हैं कि अरे वो लेखक बहुत स्वाभिमान वाला है, उसे किनारे करो यार, ये जो मेरे चरण दबा रहा है इसको आगे बढ़ाओ। जी। ये एक बड़ा दुर्भाग्य साहित्य के साथ जुड़ गया है। हाँ, इसीलिए हिंदी साहित्य की जब कभी हम चर्चा करते हैं ठाकुर जी, तो एक गुटबाजी शब्द आता है कि हर संपादक का अपना एक गुट है, और पीछे तो दिल्ली में एक पूरा बाकायदा अघोषित आंदोलन जैसे चले कि ये फलां साहित्य, ये फलां साहित्य, ये फलां साहित्य, और कई तरह के इस तरह के चेहरे। उनमें से कुछ नाम तो ऐसे थे कि जो हमने तभी सुने थे, उसके बाद कभी सुनाई भी नहीं दी। लेकिन जितेंद्र ठाकुर जी, इसी से जुड़ा हुआ, इसी जब हम यात्रा पे, आपकी सृजन यात्रा पे चर्चा कर रहे हैं, तो पिछले दिनों में देख रहा था कि आपकी संस्मरणों की किताब, एक बहुत सुंदर किताब, उसमें आपने उस दौर के कुछ लेखकों को याद किया। थोड़ा उस फ्लैशबैक में ज़रूर हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। हाँ, देहरादून में साहब एक वीर कुमार अधीर हुआ करते थे, गीतों के वास्तव में वो राजकुमार थे। क्या बात है। बहुत सुंदर गीत लिखते थे और उनका एक संग्रह भी आया था, गीतों का ताजमहल। अच्छा। हाँ, ऐसे ही एक हास्य कवि थे जो व्यंग लिखा करते थे, कवि कुल्हड़। कवि कुल्हड़, वो तो बड़ा नाम हाँ, था। वो पूरे देश में पहचाने जाते थे। तो ये मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ सन 58-60 के आसपास की। जी। उसके बाद आप देखिए रतन सिंह जौनसारी आए, जी। विपिन बिहारी सुमन आए, श्रीमन जी आए, जी। या हमारे आदरणीय सोमवारी लाल उनियाल जी हैं। जी। तो एक बड़ी गीतकारों की एक बड़ी श्रेणी जो है उस समय निकल कर सामने आई और इन सबका इकट्ठा बैठना, बातचीत करना, कवि गोष्ठी करना, विचार मंत्रणा करना, और इन सब के लिए एक जो केंद्र हुआ करता था, वो केंद्र हुआ करता था वैनगार्ड का दफ्तर। वैनगार्ड एक छोटा सा अखबार निकलता था, मगर उसके जो हिंदी संपादक थे सुखवीर विश्वकर्मा जी, वो बहुत अच्छे कवि थे। अच्छा। और मैं उनको कवि क्या कहूँ, मैं कहूँगा कवि गुरु थे। हमारे दौर के लोग उनसे बहुत कुछ सीखते थे। मैंने गीत लिखना उनसे ही सीखा था, और लोग भी उनके पास आते थे, बैठते थे और वो प्रोत्साहित करते थे, उनको छापते थे, तो सब आगे बढ़े धीरे धीरे जी। तो सुखवीर विश्वकर्मा जब तक रहे तब तक वैनगार्ड जो है वो साहित्यकारों का एक अड्डा बना हुआ था। ये कनॉट प्लेस में था। कनॉट प्लेस में था और वहाँ उठना बैठना, विचार विमर्श, चर्चा सब हुआ करती थी। वैनगार्ड हिंदी का अखबार था या बाइलिंगुअल? उसमें बाइलिंगुअल था। बाइलिंगुअल। पहले 2 पेज इंग्लिश के थे, आखिरी 2 पेज हिंदी के थे उनके। अच्छा, उस दौर के जो जितेंद्र ठाकुर जी, क्योंकि हमारे लिए और हमारे सभी हमारे दर्शकों के लिए भी ये जानना बहुत ही सुखद है कि ये, यानी ये समझिए कि 5-5.5 दशक
जिनका सृजनात्मक जीवन हो गया हो, ऐसे लेखक से वो सुने कि उस दौर की जो एक लेखकों की जमात थी, इस दौर में भी आप नई पीढ़ी के लेखकों को देख रहे हैं, क्या गंभीरता के स्तर पर, पठनीयता के स्तर पर, उनके सरोकारों के स्तर पर क्या कहीं कोई अंतर पाते हैं? हाँ, थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है जी उस समय। देखिए, लेखन की एक मूक प्रतिद्वंदिता चला करती थी जी। और लेखक बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होता था। अच्छा। सिर्फ छप जाए, रचना पाठक तक पहुंच जाए, उतने से वो संतुष्ट हो जाता था। आज जो युवा है वो थोड़ा महत्वाकांक्षा बुरी चीज़ नहीं है, मगर अति महत्वाकांक्षा, आपने जितना लिखा है उससे ज़्यादा पा लेने की जब इच्छा आपके अंदर आती है, दिक्कत तब आती है। आपने जितना लिखा है उसका तो आपको मिलेगा ही प्रतिफल, पर आप उससे अगर ज़्यादा पा लेने की कोशिश करते हैं तो आप कहीं पर थोड़ा सा साहित्य को भ्रष्ट करते हैं। ये स्थितियां उन दिनों नहीं थी। लोग जितना लिखते थे उससे संतुष्ट रहते थे, एक मूक प्रतिद्वंदिता थी, आपस में विचार विमर्श होते थे। और जैसे आपने गुट की बात कही जी, उस समय गुट जैसी बातें नहीं थी। अच्छा। उस समय गुट जैसी बातें नहीं थी, सब मिलके बैठते थे। हर विचारधारा का कोई किसी विचारधारा का है, कोई किसी विचारधारा का, बैठते एक मंच पे थे, अपनी रचना सुनाते थे, उस पर बातचीत होती थी। जी आज विचारधारा वाले एक दूसरे से परहेज करने लगे हैं जी। कि अरे हम तो इस विचारधारा के हैं, वो उस विचारधारा का है। नहीं, उसकी अच्छी चीज़ को भी वो स्वीकार नहीं करेंगे जी। क्योंकि वो उनके, जैसा आपने कहा, उनके गुट का नहीं है। वो उनकी अच्छी चीज़ को भी स्वीकार नहीं करेंगे और अपने साथ वाले, अपनी विचारधारा वाले लेखक की कमज़ोर कृति को भी उठाने की कोशिश करेंगे। जी इसका दुष्प्रभाव हमें साहित्य में देखने को मिल रहा है। जी। क्योंकि जब कमज़ोर कृतियों की चर्चा होती है, कमज़ोर कृतियाँ पुरस्कृत होती हैं, कमज़ोर कृतियों को आप सामने लाते हैं, फलक पे लाते हैं, तो पाठक उनको पढ़ता है। पाठक चर्चा से पढ़ता है ना कि वैसे पुरस्कार मिला है, ये चर्चा है, तो हाँ। पाठक उसको पढ़ेगा जी। और जब पढ़कर देखेगा तो वो निराश होगा जी। कि अरे ये इतनी कमज़ोर कृति। तो वो सोचेगा कि जब इतनी ये पुरस्कार प्राप्त, इतनी चर्चा प्राप्त कृति इतनी कमज़ोर है तो बाकी क्या होंगी, और वो बड़ी बात आपने कही, वो विमुख हो जाएगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं। ये कहीं पठनीयता के सारे संकट की वजह यही तो नहीं है? वो विमुख हो जाता है जी। उससे, और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है कई लोग बात करते हैं कि आजकल कुछ लिखा ही नहीं जा रहा है। हालांकि बहुत से लोग एक फतवे की तरह भी इस बात को करते हैं, पढ़ते कम हैं और बात ज़्यादा करते हैं कि आजकल कुछ लिखा ही नहीं जा रहा है। उनसे पूछें कि आप पढ़ क्या रहे हैं तो वो 4 पत्रिकाओं के नाम नहीं बता सकते जी। मगर एक ये संकट भी है कि कमज़ोर रचनाओं को, लंगड़े घोड़ों की ताजपोशी के लिए कमज़ोर रचनाओं को हाईलाइट उभारा जाता है। जी जी। जितेंद्र ठाकुर जी, ये आपने ये एक नई तरह का विमर्श है जहां आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसी कृतियां हैं, कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनको एक प्रायोजित अभियान के तहत आप फलक पर स्थापित करते हैं। और इससे कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं जब अपने उत्तराखंड की परिधि में ही देखता हूँ, मोहन थपलियाल जैसे विराट व्यक्तित्व और कृतित्व के कथाकार को हम देखते हैं कि हिंदी की जो मेन स्ट्रीम है उस तरह का, दयानंद अनंत, इतने महत्वपूर्ण कथाकार, बिल्कुल। तो वजह यही बनी कि ये किसी गुट में शायद फिट नहीं हुए या कौन सी और वजहें थी, लेकिन इससे ये हुआ कि बहुत सारी प्रतिभाएं सामने आने से रह गई। बहुत सारा साहित्य जो पाठकों तक जाना चाहिए था वो जाने से रह गया। बहरहाल, थोड़ा सा मैं जितेंद्र ठाकुर जी विषयांतर करता हूँ। जब आपने कहा, मैं वो टिप्पणी मेरी एक तरह से अंतस में छप गई कि आपको साहित्य में राष्ट्रीय पहचान मिली तब जब धर्मयुग में धर्मवीर भारती जी ने आपकी कविताएं प्रकाशित की। शुरुआत आपने कविताओं से की
और मोटा माटी आपको साहित्यकार, आप समग्र रूप से साहित्यकार ही आप समझे जाते हैं, पर आपकी कहानियाँ और अभी तो जो संस्मरणों की जब से किताब आई, कथेतर गद्य में भी आप लगातार आगे बढ़ते रहे और वो कविताएं कहीं खो सी गई हैं। क्या वजह है इसकी? पहले तो ये मैं आपसे बताऊं जी साहब, जब कविताएं मैं लिखा करता था तो मैं उन दिनों 10वीं 12वीं का स्टूडेंट था, 12वीं का छात्र था। विषय मेरे भौतिक विज्ञान, रसायन और गणित थे। तो एक बड़ा मज़ा होता था कि अगले दिन गणित का पेपर है और अंतस में, क्योंकि मैं गीत लिखता था, अच्छा। तो अंतस में गीत फूटने लगते थे। क्या बात है। अब आप गणित की तैयारी करें या गीत लिखें और जब तक गीत ना लिख लें तब तक चैन नहीं आएगा। तो एक बड़ी दुविधा हो जाती थी। फिर मैं गीत भी लिखता था और तैयारी भी करता था। अगले दिन भौतिक शास्त्र का पेपर है और भीतर कविता फूट रही है। तो इस तरीके के संकट आते थे। मतलब मेरा बताने का मतलब ये है कि वो कविताएं, वो रचनाएं मेरे भीतर से फूट के निकलती थी। इतना दबाव बना लेती थी मेरे ऊपर कि मैं उन्हें लिखे बिना रह नहीं सकता था। क्या बात है। और चल रहा था। मगर 6 साल मेरे को शोध करने में लगे, लगभग 5 वर्ष जी 6 वर्ष जी। उसके बाद जब मैंने कविता लिखने की कोशिश की, थोड़ा हस्तक्षेप माफ़ करेंगे, शोध रिसर्च आपका हिंदी में ही? जी हाँ हिंदी में ही था। किस विषय पर? हिंदी और डोगरी का तुलनात्मक अध्ययन था। अच्छा, ये भी हमारे दर्शकों के लिए नई जानकारी है, क्योंकि जितेंद्र ठाकुर अभी तक डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर नहीं लिखते। तो इसलिए ये इस भी बार भाषा संस्थान ने लिख दिया डॉक्टर नाम के आगे जी। नहीं तो मैंने कभी लिखा नहीं, क्योंकि मैं इसे मानता था कि डॉक्टर जो उपाधि है वो अकादमिक है, साहित्य से उसका कोई लेना देना नहीं है। क्या बात है। इसलिए मैं कभी उसको प्रयोग नहीं करता था जी। तो जब मैं शोध कर रहा था, उसके शोध से निवृत्त हुआ, तो मैंने पाया कि मैंने लिखने की कोशिश करी कविता। मैंने पाया कि वो झरना सूख गया है, जो अंदर से फूट के निकलता था, जो दबाव बनाता था अंदर, वो झरना सूख गया है। मैं कोशिश करके भी कविता नहीं लिख पाया। और तब मैंने फिर अपना सर्वस्व जो है वो कहानियों को सौंप दिया। ये आपने एक नई तरह का मनोविज्ञान बताया कि अगर एक सोता फूटा हुआ है तो इसका मतलब, इसीलिए साहित्य की दुनिया में ये कहा जाता है कि लगातार पढ़ते रहना चाहिए और कुछ न कुछ लिखते रहना चाहिए। ख़ासकर आप अपने मंचों पर, हम जैसे और हमारे बाद वाली पीढ़ी को भी लगातार, ये कल भी मैं आपका व्याख्यान सुन रहा था, उसमें भी यही बात आई थी कि लगातार आपको अपने आप को मांझना चाहिए, नहीं तो वो सोता सूख जाता है। कहानियों के बाद और इतनी सारी किताबें जब आपकी आ गई हैं, लगभग सभी विधाओं में आप अपने आप को आजमा चुके हैं जितेंद्र ठाकुर जी, उम्र के इस पड़ाव पर क्या ऐसा लगता है कभी कि कुछ ऐसा है जो आप नहीं कर पाए साहित्य में और वो किया जाना चाहिए था? और अगर ऐसा कुछ है तो उसको अब सामने लाने के लिए क्या कार्य योजना आपके पास है? पता नहीं क्यों अभी लगता है कि अभी तो मुझे बहुत काम करना है। अभी तो मतलब मेरे पास आप समझिए जी कि लेखन का एक पूरा संसार है मेरे भीतर जी। वो कब आकार लेगा, कैसे आकार लेगा, वो तो समय बताएगा। और उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर भी मैं अपने भीतर वही ताजगी, वही उत्साह और वही शक्ति महसूस करता हूँ जो मैं आज से 50 साल या 55 साल पहले किया करता था। बहुत सुंदर। लेखन में मैंने कहीं कोई किसी प्रकार का समझौता नहीं किया, ना मैंने कभी कोई अपना गॉडफादर बनाया, ना मैं किसी गुट के साथ शामिल हुआ, ना मैंने किसी विचारधारा की झंडा बरदारी की। हालांकि हर लेखक किसी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होता है। बिल्कुल ठीक है, उसके बिना वो लेखक नहीं बन सकता। सही कह रहे हैं। मगर प्रतिबद्धता का अर्थ झंडा बरदारी नहीं होता, क्योंकि एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जितनी विचारधाराएं हैं
ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मांगती तो हैं, मगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती नहीं है। देती नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। जिस दिन आप इनके एजेंडे से दाएं बाएं कुछ करते हैं, ये आप पर आक्रामक हो जाती हैं। इसलिए अपने को, किसी भी लेखक को अपने को विचारधाराओं के जाल में बांधना नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप जानते हैं आप कमज़ोर लेखक हैं, आपको पीठ खुजाने वालों की ज़रूरत है, उसके बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते, तब आप विचारधाराओं की छाता के नीचे जाइए, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। क्या बात। पर अगर आपके अंदर ताकत है लिखने की, आपके अंदर ऊर्जा है लिखने की, आपके दिमाग में, आपके मन में, मस्तिष्क में नए 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 प्लॉट हैं, तो आपको किसी विचारधारा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखती आँख है, चश्मा नहीं देखता। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जी। अगर आपके पास अंतर्दृष्टि नहीं है, तो आप चश्मे के ऊपर कितने भी लेंस लगा लें, कितने भी मोटे लेंस लगा लें, आपको बाहर की रोशनी दिखाई नहीं देगी। क्या बात है। आप कभी समय और समाज की नब्ज़ पर उंगली नहीं टिका पाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है अंतर्दृष्टि, और वही अंतर्दृष्टि एक लेखक को दूसरे लेखक से अलग बनाती है जी। और विचारधाराएं सबको एक साथ गड़बड़ कर देती हैं। इसलिए हर लेखक को अपनी अंतर्दृष्टि विकसित करनी चाहिए, और जितनी अंतर्दृष्टि विकसित होगी उतनी आप समझिए लेखन में विविधता आएगी। जी जी। जितेंद्र ठाकुर जी, आपके इस वक्तव्य के मैंने वही कहा कि कुछ लोग नारेबाजी से मुट्ठियाँ तान कर क्रांति करते हैं, और जो बहुत गहरे लोग होते हैं वो बहुत शांत स्वर में अपनी बात कह कर के बड़ी क्रांति कर देते हैं। तो आपका जो ठीक ये ताज़ा बयान है, ये उसी तरह का है। और अगर इस बयान की रोशनी में हम समग्र हिंदी साहित्य को देखें, तो माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे चमकीले चेहरे आपको धीमे और कमज़ोर नज़र आएंगे, क्योंकि कुछ खास गुट, खास विचारधाराएं, खास खांचे, कुछ अलग तरह के फ्रेम आपको स्थापित कर देते हैं, और ये मान लिया जाता है कि जो आपने कहा वही यूनिवर्सल ट्रूथ है और बाकी सब झूठ है। बहरहाल थोड़ा विषयांतर फिर मैं करता हूँ। आजकल आप क्या लिख रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने जब कभी आपके घर आना होता है तो पूरी किताबों के ढेर के बीच आपको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और पता ही नहीं चलता कि आप दरअसल पढ़ क्या रहे हैं। मैं दरअसल अभी एक पत्रिका का विशेषांक आया है, तो उसमें 25 कहानियां हैं, और 25 की 25 नए लेखकों की कहानियां हैं। ओह, कौन सी पत्रिका है? वनमाली कथा। तो उसको आजकल मैं पढ़ रहा हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इन लेखकों में कहाँ पर क्या परिवर्तन है हमारे उससे। तो मैं एक चीज़ महसूस कर रहा हूँ कि बहुत कम लेखक ऐसे हैं जिनमें डिटेलिंग और ट्रीटमेंट दोनों में सामंजस्य है। नहीं तो कोई डिटेलिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, कोई शिल्पगत प्रयोग बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो वो एक थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो बहुत, पर कुछ लेखक निश्चित रूप से ऐसे हैं जिन पे हम भविष्य का जो है संसार रच सकते हैं साहित्य का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ लगभग, जब क्योंकि आपने नए लेखकों की, वनमाली के ताज़ा अंक की आप चर्चा कर रहे हैं, नए लेखकों पर, क्योंकि आपके पास पूरे शिक्षार्थी भी आते हैं, नए लेखक भी आते हैं। साहित्य यात्रा के इस मंच के जरिए जो हमारे नए लिखने वाले हैं, नई पीढ़ी है, उनको आपका क्या संदेश है, क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा जी कि शॉर्टकट्स में ना पड़िए। जी। जितना करें उतने ही प्रतिफल की उम्मीद करें। थोड़ा करके ज़्यादा प्रतिफल पाने की चेष्टा ना करें, उससे सारा वातावरण साहित्य का दूषित होता है जी। और आप अकेले उससे फ़ायदा उठा लें वो एक अलग बात है, मगर साहित्य को आप नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप साहित्य के प्रति पहले आस्थावान रहें
और तब आप साहित्य सृजन करें। जी। जितेंद्र ठाकुर जी, आप जैसे विराट व्यक्तित्व से अगर बात करने के लिए हम बैठ जाएं तो मुझे लगता है कि सवालों की एक बहुत लंबी फहरिस्त बनती है और एक ही सवाल अपने आप में कई पेजेस का, कई पृष्ठों का जवाब बनाता है, पर कार्यक्रम की अपनी एक समय सीमा है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि आपके अंदर की ये जो ऊर्जा है ये सतत बनी रहेगी और बहुत जल्दी हमको आपकी तरफ से कुछ नया पढ़ने को मिलेगा, कुछ नई किताबें आएंगी, कुछ नई कहानियाँ आएंगी और उत्तराखंड का ख़ास कर हम लोग गौरवान्वित हैं इस बात से कि हमारे यहाँ जितेंद्र ठाकुर रहते हैं। ये हमारे लिए बड़ी बात है। आप इस मंच पर आए, आपका एक बार फिर से आभार, बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी आज की साहित्य यात्रा। अगली बार किसी नए मेहमान को लेकर आपके बीच आएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।